हेलो बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जो कि था रसायन विज्ञान। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा था कि गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं और साथ साथ कितने तरीके की सेल्स हो सकती है। ठीक है, तो दो तरीके की सेल्स होती थी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हिंदी में कहते थे विद्युत अपघटनी सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, अब सबसे पहले सेल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते थे, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको कहाँ कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। और इनके अंदर स्वतः ना होने वाली मींस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरिड आउट कराया, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस स्वतः ना होने वाली अभिक्रियाएं हैं, उन्हीं को इस सेल की मदद से संपन्न कराया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसी सेल या फिर बोले ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, वेरी गुड, केमिकल एनर्जी में। मींस विद्युत ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे, ऐसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब देखो इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, हमने सबसे पहले देखना है कंडक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अभी हम देखेंगे आगे, पहले कुछ जनरल टर्म्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला है कंडक्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में चालक। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे। मींस ऐसे पदार्थ जो धारा को अपने से प्रवाहित होने दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर यानी कि चालक। चालक क्या होता है बताओ बच्चों, ऐसे पदार्थ जो क्या करें, अपने से धारा को प्रवाहित होने दे। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, substances which allows the electric current to flow from it। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं कि उनसे वो पास हो जाए। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक, अभी देखो कंडक्टर्स जब तुम देखोगे तो ये कंडक्टर्स दो तरीके का होता है। एक तो होता है मेटेलिक कंडक्टर, पहला जो होगा मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पहला होता है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हिंदी में इनको बोलते हैं धातु चालक, और इसे क्या लेंगे, विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो धातु चालक कौन से चालक होते हैं, तो ऐसे कंडक्टर जिसमें करंट का फ्लो किसके थ्रू हो, इलेक्ट्रॉनों की थ्रू हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हो, तो वो कहलाते हैं मेटेलिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स जिसमें क्या हो, जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो विद द हेल्प ऑफ आयंस, मतलब आयंस के थ्रू हो, आयंस की मदद से हो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कंडक्टर्स in which current flows with the help of electrons। ठीक है, ऐसे कंडक्टर जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कंडक्टर मतलब करंट धारा प्रवाहित हो, मतलब करंट फ्लो हो। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स जिसमें धारा का जो प्रवाह है किसकी मदद से हो, आयनों की मदद से हो। तो कंडक्टर इन विच करंट फ्लोज विद द हेल्प ऑफ आयंस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर मतलब चालक
चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो धारा को अपने से प्रवाहित होने दें। दो तरीके के चालक होते हैं, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ना क्या है, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग अब पढ़ेंगे जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में, बस वही पढ़ना है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे इधर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, क्या बोले, कंडक्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो मतलब जो भी विद्युत अपघटनी चालकता है, ठीक, उसको उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में आप जान चुके हो। इसमें क्या होगा, आयनों के थ्रू ही कंडक्टर का जो भी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आयंस कहां से आएंगे, बताइए कहां से आएंगे। यस, इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे। मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता रखा है इलेक्ट्रोलाइट, अगर याद हो, जिसको हम बोलते थे विद्युत अपघट। तो विद्युत अपघट क्या होते थे, ऐसे पदार्थ जो आयंस प्रोड्यूस करते थे वाटर में डिसॉल्व करने पर, तो उन्हें क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइट। तो आयंस इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट से ही जनरेट होते हैं। क्या बात क्लियर हुई? चलो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा, ऐसा कंडक्टेंस जिसमें आयनों के थ्रू ही क्या हो, करंट का प्रवाह हो, धारा का प्रवाह हो। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आएगा वो तुम्हें पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चालकता। ठीक, तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या होता है, इजिली वो जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको फ्लो करने में क्या करता है, फेवर करता है, मतलब मदद करता है, एक हिसाब से बोल सकते हो। तो कंडक्टेंस जो है ये किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या हो, इजिली करंट को फ्लो होने दे, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो बोलते क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which it favors the flow of current, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट आएगा। तो ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में सहायता करता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या करता है, हाँ बिल्कुल आराम से होने देता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, ये किसी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके सहायता से इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह आसानी से हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालकता, यानी कि कंडक्टेंस बोलते हैं। बात क्लियर हुई? देखो, इस कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल जी से। इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, तो ये पूरी चीजें किसके लिए चल रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, या फिर बोले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसकी यूनिट अगर हमें जानना है तो यूनिट देखो क्या होती है। अगर तुम्हें याद हो, आर क्या होता था, आर क्या होता था, ओम। ठीक है, तो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है ये होती है साइमन। पहला क्या है, साइमन। दूसरा, इसको हम लोग पर ओम भी कहते हैं। पर ओम का मतलब अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, आर का इनवर्स होता है जी। तो अगर आर का जो रेजिस्टेंस का मात्रक है, यूनिट है, वो ओम है, तो जी का क्या हो जाएगा बताओ, जी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, ओम। या फिर अगर ओम तुम टर्म देखो, इसका इनवर्स है, इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, महो। तो ये तीनों यूनिट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, पहला तो साइमन, दूसरा क्या है, बोले ओम इनवर्स, तीसरा मोह। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, कंडक्टेंस की। क्या क्लियर हुई बात? चलिए अब सेकेंड टॉपिक जो इसमें है वो है रेजिस्टेंस।
क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है ओम्स लॉ में, क्या आपको याद है? यस। तो ओम्स लॉ जो है वो मेटेलिक कंडक्टर पे भी लागू होता है, जो कि तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है फिजिक्स में और 12th में पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इस पे भी ओम्स लॉ लागू होता है। मींस ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल for both metallic and electrolytic conductors। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या करता है, क्या है बताएं? ओम्स लॉ सिंपल बोलता था कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था करंट फ्लो के, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सा, तो ये होता था, याद हो आपको, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ठीक है, या फिर आप शॉर्ट जनरल टर्म में आप क्या करते हो, R बराबर V अपॉन I। अब अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आपको 2 चैप्टर में तो डेफिनेशन लिखना आ ही गया होगा। चलिए, तो आप ही बताएंगे मुझे, V अपॉन I, V यहाँ पे वोल्टेज है या पोटेंशियल है, विभव है, I यहाँ पे धारा है, R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? R का डेफिनेशन सिंपल हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब जो R है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, विभव का और प्रवाहित होने वाली धारा का। तो लिख लेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट। तो जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, अनुपात होता है किसका, विभवांतर का, मतलब विभव का अंतर का, और किसकी धारा प्रवाहित जो हो रही होगी उसमें उसका। ठीक है, तो आप याद रखेंगे R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, और इट इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की बात है। अभी रेजिस्टेंस की बात बाकी है, अभी और बातें हमें करनी है। पहले आप इसको राइट कर लें, ठीक है, समझ लो, और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अभी तो व्हाट्सएप मेरा बंद है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6306654526 पे, ठीक है, इसको राइट करो, फिर रेजिस्टेंस से आगे निकलते हैं। तो अभी हमने देखा R बराबर V अपॉन I के बारे में। अब आपको मैंने अभी पहले बताया, जब कंडक्टेंस पढ़ा रहा था, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है अपना वो क्या होता है, जो भी कंडक्टेंस है, चालकता है, उसका इनवर्स होता है। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा आपने एक और पढ़ रखा होगा, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी कंडक्टर है, या फिर जो भी अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जिस बोले तो सब मतलब वॉल्यूम के अंदर रखा गया, या फिर बोले जिस बर्तन के अंदर रखा गया है, ठीक है, उसके मेजरमेंट यानी कि डायमेंशन पे डिपेंड करता है। और ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, R बराबर रो L अपॉन A। अगर मेटेलिक की बात करूं, मेटल की, तो ये लंबाई हो गई और इसका कुछ एरिया होगा A, ठीक है, क्षेत्रफल होगा। ठीक, अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करूं तो L क्या हो जाएगा, ठीक है, जो L है इनके बीच की दूरी हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, और A जो है, A क्या हो जाएगा, इन जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं इनका एरिया, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में भी आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। यहाँ पे जो रो होता है ये क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हिंदी वाले क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और आर क्या यहाँ पे बोले, आर है यहाँ पे प्रतिरोध। ठीक है, यूनिट बात करें आर की, तो आर की यूनिट होती है ओम, यूनिट ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, समझ गए। चलो अभी अगला यहाँ पे आता है क्या कि जो रेजिस्टेंस है ये मेटेलिक कंडक्टर में कैसे आता होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो भी कंडक्टर है उसके अंदर कैसे ये जनरेट होता होगा। तो देखो जो मेटेलिक कंडक्टर है इसको तो बस यहीं तक लिखना है, फिर आगे तो हम खाली इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में देखना है। तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयन, या फिर इसको बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन और कर्नेल की वजह से ही रेजिस्टेंस जनरेट होता है किसमें, एक मेटेलिक कंडक्टर में। अब ये कर्नेल क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके पाथ में क्या डालते हैं, हर्डल्स डालते हैं, रुकावट डालते हैं। और एक डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ रखी होगी 10th क्लास में, क्या, हर्डल्स इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। मींस जो भी रुकावट होती है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के दौरान, ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या बात क्लियर हुई सबको, पक्का। चलो तो ये मेटेलिक कंडक्टर के केस में हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में किस वजह से आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस की मोटिलिटी, आयंस मतलब कैसे मूव कर रहा है, अच्छे से मूव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और ये मोटिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी आपके सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पे। मींस सॉल्यूशन गाढ़ा है कि हल्का है, हल्का है तो आराम से मूव कर जाए, गाढ़ा है तो आयन मूव आसानी से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर resistance is due to mobility and viscosity of solution। ठीक है, और मोबिलिटी मतलब किसके मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयन, मतलब आयन की मोबिलिटी क्या है, मतलब आयन अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो करंट का फ्लो भी अच्छे से नहीं करेंगे, और अगर सॉल्यूशन गाढ़ा है तब भी उनका मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्या बात क्लियर हुई, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला टॉपिक हम देखेंगे क्या, इस रो के बारे में। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे रो जो है ये क्या है, बोलो बच्चों रो क्या है यहाँ पे, हाँ रो है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, मेटेलिक की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, वो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड का आप अगर L और A देख रहे हो तो कैसे देखोगे, जनरली हम लोग उसका वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड का हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें डेफिनेशन जानना है तो पहले इसको देखो, तो रो R बराबर रो L अपॉन A। अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए, एरिया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। बोलो अगर L 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए, एरिया 1 सेंटीमीटर
क्यूब स्क्वायर ले लिया जाए तो रो किसके बराबर हो जाएगा, आर, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जो प्रतिरोध है उसके बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ इसमें क्या बना है, लिक्विड को अगर तुम मेजर करना है तो कैसे करोगे, लीटर में करोगे, ठीक है, लीटर या ml में करोगे, यानी कि उसका आयतन निकालोगे, ठीक है। तो अगर यहां से मैं वॉल्यूम लिखूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू एल। यहाँ पे A तुमने क्या माना 1 और L कितना माना 1, कितना आया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब डिफाइन करो, ये मान लेते हैं ये पूरा इसका वॉल्यूम होता है, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन या फिर बोले इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the offered by the 1 centimeter cube electrolytic solution is known as स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस लगेगा, जो रेजिस्टेंस लगता है उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बात क्लियर हुई, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ गया होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आप लोग डेफिनेशन याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विद्युत अपघट विलयन के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर, चलो। तो अब यहां तक आपको पढ़ना था क्या, मतलब पूरा रेजिस्टेंस के बारे में। अभी एक टर्म और आएगा, हमने कंडक्टेंस देखा लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं देखा, मतलब कंडक्टिविटी नहीं देखा, उसको देखेंगे। पहले तो इसकी यूनिट लिख देते जाते जाते। तो रो की यूनिट की बात करें तो जो रो की यूनिट होगी ये होगी ओम सेंटीमीटर। कितनी होगी, ओम सेंटीमीटर। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ तुमने देखा है क्या, यहाँ रो बराबर क्या है, आर बराबर है रो एल अपॉन ए। अगर इसको सेट करो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब देखो आर का यूनिट होता है ओम, ए का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्षेत्रफल दूरी का होता है सेंटीमीटर, इससे 1 सेंटीमीटर शहीद हो जाएगा, आ जाएगा क्या, रो बराबर ओम सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट होगी रो बराबर ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अगली बात है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मतलब वस्तु गुण है। क्या है, वस्तु गुण है, मतलब वस्तु की एक विशेष प्रॉपर्टी है। ये लंबाई, एरिया यानी कि क्षेत्रफल इस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, केवल और केवल वस्तु पे डिपेंड करता है। मतलब 2 चांदी का तुमने लिया है तो दोनों का सेम होगा, 2 तुमने सिल्वर का लिया, मतलब बोले तो गोल्ड का लिया है तो उन दोनों का भी सेम होगा। लेकिन एक तुमने कॉपर ले लिया और एक तुमने एजी मतलब सिल्वर ले लिया, तो कॉपर और सिल्वर का इन दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध जो है लंबाई, एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध मटेरियल प्रॉपर्टी है। मटेरियल तो मटेरियल वेरी करती है, या फिर बोले टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत डिपेंड करती है, लेकिन लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इधर आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं हमने 2 मेटल का टुकड़ा लिया, एक ये और एक ये नंबर 1 है और नंबर 2 है। इसका क्षेत्रफल है a और इसका भी क्षेत्रफल कितना रखा हमने a। इसकी लंबाई हमने l ली और ये 2l लंबा
ठीक है, अभी ये भी सिल्वर का हमने लिया और ये भी क्या था, सिल्वर का ही था। अब बताएं जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है, किसका ज्यादा होगा, इसका किसका, बोलो बोले किसका होगा। हाँ वेरी गुड, इन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ये सेम मटेरियल के बने हैं, दोनों सिल्वर के ही बने हैं। ठीक है, अगला, अगर इनकी एरिया ए, इनका एरिया ए, इनका एल है और इनका 2L है, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, 2। देखो जिसको नहीं समझ में आया तो यहाँ देखें, रेजिस्टेंस देखो किस पे डिपेंड करता है, रो एल अपॉन ए। रो तो मटेरियल प्रॉपर्टी, ये दोनों के लिए रो सेम हो गया, एरिया दोनों के लिए सेम रखा है, तो एल किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, एल आर इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एल, मतलब जितना ज्यादा एल तुम बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आर हो जाएगा, जिसकी लंबाई जितनी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसकी लंबाई ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो लिख सकते हैं R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब R2 का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा R2 से, लेकिन ρ1 बराबर ρ2, जो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। क्या बात क्लियर हुई, पक्का, तो आप इसको राइट करो। अब हम आगे देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी के बारे में, लिखो। सो अब हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने देखा था रेजिस्टिविटी, रो देखा था। ठीक, इस कंडक्टिविटी को हम लोग के से दर्शाते हैं, और के जो साइन है इसको बोलते हैं कप्पा। थोड़ा सा स्टाइलिश कर देते, थोड़ा सा स्टाइल बना देते हैं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं कप्पा, नॉट बप्पा, इट्स अ कप्पा। यस, ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी हम लोग के यानी कि कप्पा सिंबल से दर्शाते हैं। इसकी बात करें तो देखो बिल्कुल जैसा आपने रो बोला था ऐसे ही होता है, इसको तुम समझ लो। ठीक है, मान लेते हैं ये एक क्यूब होता है जिसका ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें जो आयंस हैं इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, पूरे को इलेक्ट्रोलाइट से फिल कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर जो आयंस हैं, इन आयनों के द्वारा जो कंडक्टिविटी हमें मिलने वाली है वही कंडक्टिविटी कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मींस जैसे अगर तुम देखो तो G बराबर क्या होता था, 1/R, जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स होता था क्या, कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टिविटी यानी कि रो का इनवर्स होगा क्या, कंडक्टिविटी, रो का इनवर्स होगा कंडक्टिविटी। तो रो के लिए हमने क्या लिखा था, डेफिनेशन लिखा था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा, अब रेजिस्टेंस नहीं रह गया, रेजिस्टेंस की जगह क्या आ गया, कंपेयर करो, ये रेजिस्टेंस के साथ है तो ये किसके साथ है, कंडक्टेंस। मींस कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी। और यहां से तुम वॉल्यूम निकालो तो क्या आ जाएगा, सोचो 1 1 1 1 1 1 क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टिविटी आएगी वही कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्या बात समझ में आया, तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक solution is known as specific conductance। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट विलयन के द्वारा प्रदान किया गया चालकता कहलाता है विशिष्ट चालकता। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब
इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब विद्युत अपघट विलयन के द्वारा प्रदान किया गया चालकता कहलाता है विशिष्ट चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। बोलो बच्चों, समझ में आया सबको? पक्का? चलो इधर देखो, हमने अभी पढ़ा है R बराबर रो L अपॉन A। क्या बोलो बच्चों, पढ़ा है सबने? पढ़ा है। अब यहां से दोनों का रिलेशन निकाल लो। R को क्या लिख सकते हो? R की जगह हम लिख सकते हैं 1/G कंडक्टेंस। रो को क्या लिख सकते हैं? 1/K L अपॉन A। बोलो बच्चों, आया? आया। अब देखो, इसको अरेंज करो, सेट करो। K को ऊपर ले गया मैंने और G को इधर भेज दिया, ये L अपॉन A हो गया। बोलो ये आया सबको? तो K बराबर हो गया G L अपॉन A। और यहाँ जो L अपॉन A है इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, मतलब सेल नियतांक। क्या बोलते हैं? सेल नियतांक। और इसको हम लोग दर्शाते हैं G स्टार से। किससे दर्शाते हैं? G स्टार से। तो यानी कि K बराबर क्या हो गया? GG। K बराबर GG। ठीक है, तो G इंटू G और दूसरे G पे जो भी सेल कांस्टेंट है उसको क्या लगा देंगे? स्टार। ठीक है, तो K बराबर कप्पा बराबर क्या होता है? G इंटू G। यानी कि बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज अ मल्टीपल ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। मतलब जो विशिष्ट चालकता है ये क्या होता है? चालकता तथा सेल नियतांक का गुणनफल होता है। चालकता की एक डेफिनेशन और अपन लोगों ने देख ली। बोलो समझ में आया सबको? पक्का? चलो ठीक, चलो अब यूनिट की बात करें। यूनिट क्या हो सकता है बताओ बच्चों? यूनिट जल्दी से। यस, यूनिट क्या होगा? इसका होगा साइमन। बोलो ठीक है। अच्छा, G का यूनिट क्या आ जाएगा? यहां देखो, ये L का होगा सेंटीमीटर, A का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कटेगा, नीचे 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर का इनवर्स, मतलब नीचे। ठीक है, या फिर इसको और एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइमन को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 अपॉन ओम। ठीक है, और ये सेंटीमीटर भी इनवर्स का था ये, और इसको अगर आगे लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर इसको एक साथ लिख सकते थे क्या? ओम सेंटीमीटर का होल इनवर्स। बोलो आया सबको? ठीक है, यहां से ये आगे इसको सॉल्व करने लगे। ओम सेंटीमीटर का होल इनवर्स, ये आ गया। तो यूनिट याद रखिएगा। अब यूनिट क्यों बताइए? यार देखो, केमिस्ट्री में क्या होता है, कभी कभी तुम्हें समझ नहीं आता किस चीज की वैल्यू दी है। या तुम क्वेश्चन पढ़ते होगे, लगाए होगे, सॉल्व किए होगे, तो पता चल गया होगा 2 चैप्टर में। तो चीजों को हम किससे पता करते हैं? यूनिट से। किससे पता करते हैं? यूनिट से ही पता करते हैं। तो यूनिट देख के अगर कोई चीज ना समझ में आए, किस चीज की वैल्यू दी गई है, तो यूनिट से आप पता कर सकते हो। बोलो समझ में आया सबको? पक्का? चलो, तो ये कंडक्टिविटी की बात थी। अब केवल कंडक्टिविटी इतनी नहीं होती, अब यही कंडक्टिविटी आगे चैप्टर में आपको आगे ले जाएगा। ठीक है,